इन दोनों ने साइड में रखिए। वो चलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो अकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीएस के बारे में। उसी जीएस के अंदर हम बातें कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी की आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी भारतीय संविधान की। संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उस सब के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से जुड़ेंगे भाई। B2 गुड आफ्टरनून। सचिन नमस्ते भाई। दीपक हेलो। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा। क्वेश्चन पूछा, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितनी नेशनल पार्टियां हैं। राष्ट्रीय दलों के बारे में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था कि भाई बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी या नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां क्या हैं। तो ये सारी की सारी पार्टियां हम लोग देखते हैं। ये सारी की सारी पार्टियां नेशनल पार्टियां। अभी नेशनल पार्टी को दर्जा कौन देता है, कितने राष्ट्रीय दल हैं, इसका आंसर आपको मालूम है कि लगभग 6 राष्ट्रीय दल हैं। सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय दल है उसका नाम आप लोग पढ़ते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यानी कि आप। अभी जो ये नेशनल पार्टी का दर्जा है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के अंदर एक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के अंदर राष्ट्रीय दल का दर्जा देती है किसी भी पार्टी को। हिमानी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो यदि मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये किस आधार पर किसी दल को राष्ट्रीय दल घोषित करता है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला ये कि किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा चुनाव में एटलीस्ट स्टेट के अंदर लगभग 6% वोट जो हासिल करेगा वो राष्ट्रीय दल बनेगा। या फिर लगभग एक या एक से अधिक राज्यों में, एक से अधिक राज्यों में जो एक या एक से अधिक राज्यों के अंदर जो पार्टी लगभग 3 सीट हासिल करेगी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। या फिर लोकसभा के अंदर लगभग 2 मेंबर अगर किसी पार्टी के हैं तो वो कैसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। इस आधार पर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे अब हाल फिलहाल भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यदि 6 राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं तो एक को आप जानते हैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। थर्ड आप लोग याद रखेंगे नेशनल पीपुल्स पार्टी। फोर्थ आप लोग याद रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिफ्थ आप लोग याद रखेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ये हमारी नेशनल पार्टियां हैं आज के समय। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहले परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ। अभी बातें करें परिसीमन आयोग क्या है। ये परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन, इसका कार्य क्या है, कार्य ये है कि भारत के अंदर पॉपुलेशन और एरिया के आधार पर सीटों का विभाजन कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग का कार्य क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे परिसीमन आयोग का कार्य जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन, सीटों का विभाजन कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे कि परिसीमन आयोग करता है। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 1952। 1952 के अंदर प्रथम बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। इसने भारत के अंदर सीटें डिजाइन की।
इसके बाद सेकंड टाइम परिसीमन आयोग का गठन 1962 के अंदर हुआ था, जिसने 1963 में अपनी रिपोर्ट पेश की। थर्ड बार 1973। जब परिसीमन आयोग का गठन 1973 के अंदर हुआ था, तो इसके साथ ही 2002 तक, साल 2002 तक हमने सीटें जो की त्यों रख दी। हमने ना तो सीटें बढ़ाई ना घटाई। लेकिन जब साल आया 2002 तो हम लोगों ने फिर दोबारा सीटें बढ़ाई। आज आप लोग देखते हैं कि 252 सीट लोकसभा के अंदर है और 250 सीट राज्यसभा के अंदर है। इनको हम लोगों ने स्टॉप कब किया था? 2002 में। कब तक ये सीटों को बढ़ाना घटाना किसके हाथ में है? तो आप लोग याद रखेंगे परिसीमन आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि यदि मैं इसके कार्यों को आपसे बताऊं, देखो क्या करता है ये। अभी मैं बात कर लूं, ये मान लो भाई अपना इंडिया, ठीक है। पहले इंडिया के अंदर लगभग 3 करोड़ आदमी थे, तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट बढ़ाई गई, ठीक है। 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट को डिजाइन किया गया, तो लगभग 3 करोड़ आदमियों पर आप लोग ये मान लो कि 300 सीटें बना दी। अभी परिसीमन आयोग क्या करेगा? एक तो जनगणना के आंकड़े उठाओगा, जनगणना के, और एक एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इन दो चीजों को देखेगा कि भाई इस एरिया के अंदर कितने आदमी रहते हैं। जैसे मैं सपोज करो आप लोग दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन यदि हो जाए 1 करोड़, 1 करोड़ तो 10 आदमी लोकसभा के अंदर चुने जाएंगे। इस तरीके से सीटें डिजाइन कौन करेगा? परिसीमन आयोग। पहली बार परिसीमन आयोग 1952 में बना था। इसने सारी पॉपुलेशन देखी, एरिया देखा और सीटों को डिजाइन किया। इसके बाद दूसरी बार 1962 के अंदर, तीसरी बार 1973। लेकिन जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के कारण हम लोगों ने 2002 तक इन सीटों को एज इट इज रख दिया कि लोकसभा के अंदर और मेंबर्स नहीं बैठाएंगे। लेकिन 2002 में क्या हुआ? हमने फिर सीटें बढ़ाई। 2002 में लोकसभा के अंदर लोकसभा के अंदर कितनी सीटें बन गई भाई? 552। लेकिन आपको पता है 2 एंग्लो इंडियन के लिए तो 550 लग के चलेंगे। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो आप लोग याद रखेंगे 250 मेंबर, 250 मेंबर्स हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट कर दिए। अब इनके बैठने के लिए एक संसद होती थी, अब ये संसद हो गई क्या? छोटी। इसी कारण एक नई संसद को बनाया गया भाई। आप लोग ट्रायंगल आकृति में इस नई संसद को देखते हैं। इसके अंदर लोकसभा के 888 मेंबर बैठाने का स्थान। इसी परिसीमन आयोग को अब 2026 में आना है, और 2026 में जब सीटें बढ़ेंगी तो यहां मेंबर्स नहीं बैठ सकते थे। इसी कारण नई संसद बनाई गई। मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पूछा गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव, अभी भारत है, भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इलेक्शन होते हैं, बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती है, बीजेपी है, कांग्रेस है। अब अलग अलग स्थानों से अलग अलग मेंबर चुन के आए, और बीजेपी के एक व्यक्ति अध्यक्ष होते हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष के पास एक लेटर लेके गए जिस पर साइन थे बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स के कि भाई मैं एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। सबका विश्वास आ गया। विश्वास करने के बाद इन्होंने साइन किए। फिर एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होता है वो इसे प्रेसिडेंट के पास ले जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री पद की और इसके द्वारा बताए गए व्यक्तियों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की शपथ दिलाता है। इस तरीके से ये क्या है? विश्वास। एक पेज पर विश्वास के रूप में साइन किए हैं। लेकिन जो अगेंस्ट में पार्टियां होती हैं, विरोध में पार्टियां होती हैं, जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो विपक्ष वाली पार्टियां भी एक कागज डिजाइन करती है कि भाई अभी अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा के अंदर बैठना है यानी प्रधानमंत्री बनना है तो 50% +1 इतनी सीटें उसके पास होनी चाहिए। लेकिन जब विपक्षी पार्टी ने एक बिल प्रस्तुत किया और इस पार्टी के पास 49% सीटें हैं, तो ये क्या होगा? ये बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा, यानी नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसी कारण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सभी व्यक्तियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर कोई नया व्यक्ति आएगा जो एक पेज पर साइन करवा के लाएगा और उसे राष्ट्रपति को देगा। बात आपको समझ में आई होगी। ये जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये होता है नॉन कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथन पढ़ते हैं। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को पद से इस्तीफा देना पड़ता है।
यदि ये मंत्री किसी एक मंत्री के खिलाफ भी पास हो जाता है तो भी सारी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसे लोकसभा में इसके अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। यह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास का सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है। इसे केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। ये इसके अंदर दो बात ठीक है, एक बात गलत है। इसके कारणों का उल्लेख, कारण कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है, कारण बताना आवश्यक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बताया गया है मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है। क्या उनके पास बहुमत है या नहीं, इसको पेश करने के लिए हमें नो कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने एक बात तो पढ़ी है कि 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम के बारे में बात करें, ये क्या है, ये राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत। इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे श्याम प्रसाद गुप्त। श्याम प्रसाद गुप्त एक व्यक्ति है जिसने इसकी संगीत को डिजाइन किया है। अभी राष्ट्रगीत के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसको लोकसभा के अंदर यानी संविधान सभा के अंदर किसने प्रस्तुत किया था, तो आप लोग आंसर देंगे हंसा मेहता। हंसा मेहता एक महिला है जो संविधान सभा के अंदर महिला सदस्य थी। इसी राष्ट्रगीत की अवधि क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे 1.5 यानी 1 मिनट 5 सेकंड, लगभग 65 सेकंड, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगली बात याद रखेंगे, इसे लिखा किसके द्वारा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद आपको याद रखना है किस पुस्तक के अंदर, आप लोग बोलेंगे आनंद मठ के अंदर। आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक में इसको लिखा गया था। क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखेंगे आप लोग, हम लोग देखते हैं संसद। संसद के अंदर एक तो होती कार्रवाई शुरू, एक खत्म। जब संसद को शुरू किया जाता है यानी संसद को बुलाया जाता है तो शुरुआत में संसद के अंदर क्या गाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। लेकिन जब संसद को समाप्त करना हो यानी संसद के अंतिम समय में जब खत्म करना हो तो क्या गाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे राष्ट्रगीत। क्या मेरी बात आप समझ पाए? मैं आपको क्या बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जब संसद की कार्रवाई को शुरू किया जाता है तो गान गाया जाता है, लेकिन जब संसद की कार्रवाई को खत्म किया जाता है उसके अंदर राष्ट्रगीत गाया जाता है। गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज कट ऑफ लग रहा है। बिल्कुल आशुतोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। ये भाई एक तो याद रखेंगे सबसे बड़ी समिति है। सबसे बड़ी समिति का क्या नाम है, तो सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, ठीक है। इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे 30 साल। एक क्वेश्चन आता है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोग कार्यकाल याद रखेंगे। कार्यकाल 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है, यानी कि 1 साल का कार्यकाल होता है। ये सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। अभी इसके सारे सदस्य कहाँ के हैं, लोकसभा से आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां हैं, जैसे मैं बात करूं, एक समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखेंगे, इसे लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लघु लोकसभा। इसको जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। जुड़वा बहन। प्राक्कलन और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सदस्यों की संख्या होती है 22 सदस्य लोक लेखा समिति के अंदर होते हैं। इसके अलावा एक समिति होती है जिसका नाम है नियम समिति। नियम समिति के अंदर सदस्यों की संख्या 16 होती है। एक होती है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति, इसके अंदर सदस्यों की संख्या 15 होती है। 15 होती है। एक होती है सरकारी उपक्रम कमेटी। सरकारी उपक्रम कमेटी। सरकारी उपक्रम समिति के अंदर सदस्यों की संख्या 25 होती है, ठीक है। इसके जो सदस्य हैं ये 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से।
15 तो आप लोग लोकसभा से याद रखेंगे और 7 राज्यसभा से। इस तरीके से ये सीटें डिजाइन की गई। ठीक है। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, इसकी जुड़वां बहन लोक लेखा समिति। ये क्वेश्चन आपको समितियों से अक्सर देखने को मिलेंगे, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया? राष्ट्रगान इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने इसके बारे में आपको सारी बातें बताई है। अभी तो राष्ट्रगीत के बारे में बताया, ये राष्ट्रगान आ गया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया भाई? राष्ट्रगान के बारे में मैं थोरोली बता देता हूं आपको। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। ठीक है। अभी एक आईएनए सिपाही के बारे में बात की थी मैंने, आजाद हिंद फौज का सिपाही, आजाद हिंद के फौज के सिपाही, आजाद हिंद फौज के सिपाही राम सिंह ने इसकी धुन को डिजाइन किया था। मैक्सिमम बातें मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं भाई, राष्ट्रगान के बारे में। ठीक है। इस राष्ट्रगान के बारे में याद रखेंगे आप लोग। 24 जनवरी 1950, 24 जैन 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने हमारी संविधान सभा ने जिनको अपनाया। जैसे अगर मैं पेड़ की बात करूं तो पेड़ में आप लोग कौन सा याद रखेंगे? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद यदि मैं बात करूं पशु, एक तो होता है बहुत पावरफुल, तो आप लोगों ने पता है हाथी। एक मैं बात करूं नदी गंगा, एक मैं बात करूं जलीय जीव, तो आप लोग गंगा डॉल्फिन, ये 2008 में और ये 2009 में गंगेज डॉल्फिन याद रखेंगे। ठीक है। यदि मैं पुष्प की बात करूं तो आप लोग कमल। यदि मैं राष्ट्रीय उसकी बात करूं तो बाघ। ठीक है। ये भाई विरासत पशु यानी कि बहुत पावरफुल, और ये खाली पशु आएगा। ठीक है। विरासत पशु यानी बहुत बड़ा, उसमें हाथी लिखेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं भाई? राष्ट्रीय प्रतीक। इनको तो याद रखेंगे, सभी को आते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? राष्ट्रीय चिन्ह आप लोगों ने देखा है, एक कुछ ऐसा है कि उसके ऊपर एक ऐसी चकली सी है, उसके ऊपर एक शेर डिजाइन किया गया है। उस शेर आप लोग देखते हैं भाई, 4 शेर। ये इस तरीके का वही राष्ट्रीय चिन्ह है। ये कहाँ स्थित है भाई? तो आप लोग को पता, सारनाथ। सारनाथ के अंदर अशोक स्तंभ में हमें राष्ट्रीय चिन्ह देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में भी थोड़ी सी बहुत बातें कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय चिन्ह से याद लगा रखेंगे भाई, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होगी, सत्यमेव जयते। ये किस भाषा में लिखा गया? तो आप लोग बोलेंगे देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि के अंदर लिखा हुआ है। इसके बारे में 3 बातें और याद रखेंगे। एक शब्द याद रखेंगे कि भाई एक तो नीला रंग, नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक होता है। एक लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक होता है। एक हरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक होता है। ये अलग अलग प्रतीक मिलते हैं। ठीक है। यदि मैं नीले रंग की बात करूं तो ये मंत्री होते हैं ना, जो मंत्रियों के पास ये जो आपको राष्ट्रीय प्रतीक मिलेगा ये नीले रंग का मिलेगा। लाल रंग की यदि बात करूं तो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर्स को लाल रंग का मिलता है। और हरे रंग की बात करूं तो लोकसभा के मेंबर्स को। इस तरीके से इसका रंग वगैरह होता है भाई, तो ये भी आप लोग याद रखें। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत की दवध संहिता कब से प्रभावी हुई? दवध संहिता। ठीक है। दवध संहिता के बारे में याद रखेंगे भाई, ये कब से प्रभावी हुई थी? 15 अगस्त 2002, जनवरी 2002 या जनवरी 2003 या जनवरी 2001। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार आंसर देंगे, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में छोटी मोटी बातें तो आप, इसके अंदर 3 रंग हैं। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग का प्रतीक है, और विश्वास का प्रतीक। अशोक स्तंभ से ही एक चक्कर जिस 24 तिलियां हैं लगाया गया है। 24 तिलियां ये दर्शाती हैं कि भारत 24 घंटे प्रगति कर रहा है। इसके बारे
पिंगलैया वेंकैया के बारे में, भिकाजी कामा के बारे में बताया था, वो कर चुके हैं ध्वज से। लेकिन अब ध्वज के बारे में पूछा कि ये ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई, तो किसी का आंसर नहीं आया। मैं बता देता हूं, 26 जनवरी 2002। 26 जनवरी 2002 से इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जैसे यदि आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो एक व्यक्ति है जो हरियाणा के अंदर बहुत अमीर है, नवीन जिंदल। उन नवीन जिंदल के द्वारा एक केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो झंडा है, ये झंडा बड़े बड़े आदमी क्यों फहराते हैं, हमें फहराने का अधिकार क्यों नहीं है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि 2002 से पहले जो ये राष्ट्रीय झंडा होता था, इसको केवल बड़े लोग फहराते थे। पीएम फहराता था, राष्ट्रपति फहराता था, लेकिन आम लोगों को ये झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई ध्वज संहिता जारी, उसके द्वारा उन्होंने बताया कि भाई अब से सभी को झंडा फहराने का अधिकार है। अब इसीलिए आप लोग अपने हाथों में झंडा लेकर उसे फहरा पाते हैं। अभी एक याद रखनी है आप लोगों ने, झंडा क्या होता है, राष्ट्रीय शोक के समय इस झंडे को नीचे कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय शोक, दो तरीके का राष्ट्रीय शोक है। यदि अगर कोई व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है, गरिमा में पद, यानी कि अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, और महिलाओं में आप लोग को पता है द्रौपदी मुर्मू, अगर ये प्रेजेंट में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा जो झंडा है, इस झंडे को आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके का झंडा है, इस तरीके का झंडा यहां पर चक्कर है। अभी इस झंडे को नीचे कर दिया जाता है, नीचे बीच में ले आते हैं। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो लगभग 12 दिन तक राष्ट्रीय झंडे को नीचे कर दिया जाता है, शोक दिवस के रूप में दिखाने के लिए। अगर मैं बात करूं एक्स राष्ट्रपति, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस झंडे को 7 दिन के लिए नीचे झुकाया जाता है। यह राष्ट्रीय शोक दिवस जब होता है तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ध्वज संहिता के बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम लोग इसके बारे में आर्टिकल 19(a) के अंदर पढ़ते हैं। झंडा फहराने का अधिकार, पहले हमारे पास ये अधिकार था नहीं, ये हमें बाद में दिया गया। बोलने की स्वतंत्रता ये तो थी हमारे पास, लेकिन झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नवीन जिंदल केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ये बताया गया कि भाई सबको झंडा फहराने का अधिकार है। इससे पहले हम लोग झंडा नहीं फहरा सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपातकाल, इमरजेंसी। मैं आपको इमरजेंसी के बारे में पढ़ाऊंगा आगे चल के जब आप संविधान पढ़ेंगे। आपातकाल के बारे में अभी केवल इतना याद रख लें कि 3 तरीके का आपातकाल है। एक आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक आपातकाल है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। एक आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरीके के आपातकाल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपातकाल के प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिए हैं, तो आप लोग बोलेंगे जर्मन वीमर रिपब्लिक, यानी जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी का संविधान वाइमर संविधान कहलाता है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने आपातकाल के प्रोविजंस लिए हैं। आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। मौलिक अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट्स का जो आनंद होता है, मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, उसका प्रावधान भी कहां से लिया, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। ठीक है, अभी आप लोग यहां पर एक देश देख पा रहे, कनाडा। कनाडा से भी याद रखेंगे, कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया। एक तो संघात्मक शक्तियां, यानी कि यूनिटरी पावर्स। संघात्मक शक्तियां कहां से ली हैं, तो आप लोग बोलेंगे कनाडा से ली है। इसी कनाडा से आप लोग याद रखेंगे हम लोगों ने एक पोस्ट ली है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कहां से लिया है, तो आप लोग बोलेंगे कनाडा से। इसी कनाडा से आप लोग याद रखेंगे केंद्र व राज्य, इनकी शक्तियों का डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने कहां से लिया, कनाडा से। कनाडा इंपोर्टेंट है, राजधानी ओटावा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के। हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्यों चल रही हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर एक तबका ऐसा है जो अलग से देश की मांग करता, खालिस्तान की, और इसी खालिस्तान का समर्थन करता है कनाडा।
इसी कारण हमारे संबंध कनाडा के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो कनाडा से आप लोग ये 3 चीजें याद रखेंगे, हमने अपने संविधान के अंदर ली। समवर्ती सूची की अवधारणा की कल्पना भारत के संविधान में की गई है। कॉन्करेंट लिस्ट, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखो अभी आप लोग सरकार पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं देश में किसकी सरकार है, बीजेपी की, यानी भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो कहां से है, बीजेपी से। उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। ये क्या है, ये है केंद्र यानी कि संघ, संघ सरकार। ठीक है, इसको कानून बनाने का अधिकार है। इसके बाद आप लोग सभी स्टेट्स में सीएम पढ़ते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर थे, अभी चेंज हो गए हैं। अभी सैनी जी, नायब सिंह सैनी जी वहां के सीएम बन गए हैं। दिल्ली के अंदर भी सीएम है अतीशी। ये क्या है, मुख्यमंत्री है। ये क्या है, ये राज्य सरकार है। ठीक है, लेकिन एक प्रोविजन ऐसा होता है जिस पर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दोनों काम कर सकते हैं उस पर। समवर्ती सूची की अवधारणा की कल्पना भारत के संविधान में की गई है, तो कहां से, आप लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रोविजन लिया है। इसके अलावा भी बहुत प्रोविजन है, जैसे मैं बात करूं, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है प्रस्तावना की भाषा। 2 शब्द पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक तो प्रस्तावना की भाषा और एक प्रस्तावना का विचार। दोनों के आंसर अलग अलग है, एक का आंसर कनाडा है, एक का अमेरिका है। प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार। इसी ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने सारे व्यापार के नियम लिए हैं, रूल ऑफ ट्रेड, व्यापार के नियम। ठीक है, व्यापार के नियम सारे के सारे हम लोगों ने यहीं से लिए। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, ये भी कहां से लिया है, तो आप लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। यदि मैं बात करूं 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर जो बनाए जाते हैं, वो प्रोविजन कहां से लिया, तो आंसर चेंज हो जाएगा, आयरलैंड होगा आंसर। लेकिन यहां पर आंसर पूछा गया है कि उनके चुनाव से संबंधित प्रावधान, चुनाव यानी कि जो बच गए तो उन 230 लोग देख रहे हैं कि कहां से इलेक्ट होते हैं, वो इसे लिया गया है। तो आप लोग क्या आंसर देंगे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसी दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी ली है, संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन के अंदर आप लोग आर्टिकल 368 याद रखेंगे, 368, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। आप लोग इसके अंदर साधारण पढ़ेंगे, साधारण संविधान संशोधन, एक बहुमत वाला, एक पूर्ण बहुमत वाला, इस तरीके से बहुत सारे संविधान संशोधन मैं आपको संविधान के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। देखो एक शब्द है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है ये 2 तरीके के हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से भाई, एक तो है जिनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि छीन लिया तो, एक जिसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये 2 तरीके के हैं। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसी फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 12 से 35 तक लिखते हैं, 12 to 35। जिनके खिलाफ नहीं जा सकते, इनको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक लिखते हैं, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। और यही डीपीएसपी आप लोग याद रखेंगे कहां से लिया गया है, तो आप लोग आंसर देना आयरलैंड। इसी आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से आप लोग याद रखेंगे, हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से एक चीज और उठाई है, उसका नाम है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया है, तो आप लोग बोलेंगे आयरलैंड से। इसके बाद आपको याद रखना है कि हम लोग भारत के अंदर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये पुरस्कार देते हैं, यानी इनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार।
राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग जो देते हैं वो प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, तो राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रोविजन, राष्ट्रीय पुरस्कार ये सारे के सारे प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, सिटीजनशिप। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा अभी सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता कितने तरीके की होती है भाई, 2 तरीके की, 3 तरीके की, 4 तरीके की, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक होता सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि मैं मान लूं कि आप लोग भारत के निवासी हैं, आप भारत के अंदर रहते हैं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ठीक है, अब इसी भारत के अंदर जब आप रहते हैं तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, उसी को क्या बोलेंगे, नागरिकता। आधार कार्ड बनवा लिया, वो नागरिकता का प्रमाण हो गया। अब ये एक नागरिकता कहां से ली है, तो हम लोगों ने नागरिकता का प्रावधान लिया इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से जब नागरिकता का प्रावधान लिया तो और क्या क्या लिया, नागरिकता तो समझ में आ गई भाई। देखो अलग नागरिकता कैसी होती है ये भी पता होना चाहिए आपको। जैसे मैं बात करूं अमेरिका की, यूएस, अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर एक अमेरिका देश है, इस अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं, ये मान के चलो कि 50 राज्य हैं, क्योंकि 50 सितारे 50 राज्यों का प्रतीक है। यदि अमेरिका में रहना तो एक अमेरिका की नागरिकता और एक वहां के स्टेट की नागरिकता, इसी को क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ये हमारे देश में नहीं है, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता। भारत के अंदर कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप, और हमने ये इंग्लैंड से ली है। इसी इंग्लैंड से और क्या ली है, द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय संसद। यह एग्जाम के अंदर एक बार इसी को संसदीय प्रणाली बोला, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली किस देश से ली है, तो उसका आंसर था इंग्लैंड। अब ये संसदीय प्रणाली क्या भाई, जैसे आप लोग भारत की संविधान सभा या फिर इसको देखेंगे संसद को, संसद में 3 पोस्ट हैं। एक पोस्ट इसकी है प्रेसिडेंट की, एक तो प्रेसिडेंट को सारे जानते हैं, एक नरेंद्र मोदी को सारे जानते हैं जो कि सदन के सदस्य हैं, लोकसभा के, लोकसभा। एक सदन ऐसा है जिसके अंदर बड़े बड़े आदमी बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा। ये संसद है ना। अब इस सदन में 3 पार्ट, बिल्कुल ऐसी ही 2 सदन, इसमें एक तो आदमी है, 2 सदन है। इसी तरीके से कहां पर है, तो आप लोग बोलेंगे इसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन में एक क्या होती है, महारानी या महाराजा, मैं अभी के लिए महारानी लिख देता हूं। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि जहां पर कॉमन पीपल बैठते हैं। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ब्रिटेन की संसद है। ठीक है, और यही प्रणाली हम लोगों ने कहां से ली है, तो आप लोग बोलेंगे ये प्रणाली हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। अच्छा, यदि मैं आपको बताऊं तो अमेरिका की भी संसद इस बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अमेरिका के अंदर संसद नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी राष्ट्रपति को ज्यादा पावर्स हैं। जैसे मैं अभी अगर अमेरिका की संसद को ऐसे बनाऊं तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति होता है, और यहां पर एक छोटा सदन होता है जिसको हाउस ऑफ सीनेट बोलते हैं, हाउस ऑफ सीनेट। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है हाउस ऑफ सीनेट। ये बिल्कुल ऐसी ही अमेरिका की, लेकिन अमेरिका की इलेक्शन भी बिल्कुल अलग है, अमेरिका की सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट। जैसे मैं बताऊं, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक एरिया, उस एरिया से 2 व्यक्ति इलेक्शन में उठते हैं, 3 उठ जाते हैं, 4 उठ जाते हैं, 5 उठ जाते हैं। अमेरिकन क्या करके, अमेरिका के एक स्टेट से 1-2 आदमी उठते हैं, दोनों आदमियों की वोट होती है। एक आदमी को 51% वोट मिले, एक आदमी को 49% वोट मिले। जो 49% वाला है वो कन्विंस करना पड़ता 51% वोट वाले ने, जब दोनों की सहमति होती, क्योंकि इस व्यक्ति की जिसने वोट डाली है वो भी तो आदमी है, और इस व्यक्ति की जिसने वोट डाली वो भी आदमी है, तो दोनों को कंपाइल रूप से सीनेट के अंदर बैठाया जाता है। मैक्सिमम 2 सदस्य सीनेट के अंदर बैठ सकते हैं और मिनिमम 1। बिल्कुल डिफरेंट है भारत के संविधान से अमेरिका के इलेक्शन की प्रक्रिया। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये कहां से लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने लिया तो ब्रिटेन से। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए,
ब्रिटेन के बारे में एक दो बातें और लिख लेना भाई आप। एक तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली है, तो आप लोग बोलेंगे ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन यानी कैसे कैसे भारत के अंदर शासन होगा, विधि का शासन भी कहां से लिया है, तो आप लोग बोलेंगे ब्रिटेन से लिया। ठीक है, यानी इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं। अभी बात की गई मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या दक्षिण अफ्रीका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखेंगे मौलिक अधिकार हम लोगों ने अमेरिका से लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे एक प्रेसिडेंट की पोस्ट यानी राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो आप लोग बोलेंगे अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो आप लोग याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता कहां से ली गई है भाई, तो आप लोग बोलेंगे अमेरिका से ली गई है। ये अब समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं बताता हूं क्या है ये। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ब्रिटेन की संसद ही वहां की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट संसद के किसी भी फैसले को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट संसद के फैसले को बदल सकता है, इतनी पावर्स हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता हमने कहां से ली है, तो अमेरिका से। इसी अमेरिका से हम लोगों ने न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली है, तो आप लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली है। एक उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहां से लिया है, अमेरिका से लिया। ठीक है, अमेरिका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अमेरिका से ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार में सर्वोच्च नागरिक अधिकारी कौन है, सिविलियन ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गृह सचिव, दिल्ली के उपराज्यपाल, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव। बहुत फेमस क्योट पड़ा होगा कि भाई जब कोई एक व्यक्ति आईएएस बनता है तो उसको सबसे पहले डीएम बनाया जाता है, उसके बाद जब उसकी सर्विस कंप्लीट होने होती है तो उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते हैं। और ये जो कोई व्यक्ति, जब एक व्यक्ति बिल्कुल सुप्रीम हो जाता है ना, उसको कैबिनेट सचिव बोलते हैं। तो आपको ये तो सुना होगा बहुत बार आप लोगों ने, कैबिनेट सचिव सबसे बड़ी पोस्ट है। एक बात और याद रखेंगे, एक याद रखेंगे वरीयता, एक शब्द है वरीयता। वरीयता भारत के अंदर रखी गई कि भाई सबसे पहले भारत के अंदर एक पोस्ट आती है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रपति। सेकंड पर पोस्ट आती है उपराष्ट्रपति, थर्ड पर आती है प्रधानमंत्री, फोर्थ पर आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या है भारत के अंदर, ये है वरीयता का अनुक्रम। फोर्थ पर क्या आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। इस तरीके से भारत के अंदर वरीयता डिजाइन की गई है। इसी वरीयता के अंदर एक 9वां स्थान पढ़ते हैं, 9th स्थान पर क्या आता है भाई, भारत रत्न जिसको मिलता है ना, वो 9th स्थान पर आता है भारत के अंदर, भारत रत्न जिसको मिला। ठीक है, ये वरीयता अनुक्रम है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भारत के अंदर कोई व्यक्ति जब सिविल सर्वेंट बनता है या नागरिक सेवा के अंदर जाता है तो वो सिविल सर्वेंट की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार में सर्वोच्च अधिकारी कौन, सर्वोच्च अधिकारी। एक तो देखा भाई नागरिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट, एक आ गया सर्वोच्च अधिकारी, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ दिल्ली, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। इसको चेंज कर लेना भाई, ये नहीं है आंसर, इसका आंसर क्या होगा, पीएम। भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नहीं, खाली भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूं एक बार, थोड़ा सा समय देंगे आप लोग। वापिस आ जाओ।
एक सेकंड का समय देना प्यारे दोस्तों, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, अदरवाइज ये और भी बच्चों को टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हो गया it। अभी आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया भाई भारत के अंदर सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो प्रधानमंत्री भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री क्यों भाई? ये सर्वोच्च अधिकारी इसीलिए हैं पीएम, जैसे कि आप लोग प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, इनके बारे में वैसे तो मैं ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा आपको संविधान के अंदर, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक क्या पढ़ते हैं? तो आप लोग बोलेंगे राष्ट्रपति। लेकिन पीएम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग प्रथम अधिकारी। भारत का प्रथम अधिकारी कौन है? प्रथम अधिकारी आप लोग आंसर देंगे पीएम है, यानी कि प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों ने याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल शब्द सबसे पहले किसने दिया? मोरारजी देसाई, एन के जैन, एल एम सिंघवी, के राधाकृष्ण। बहुत प्यारा क्वेश्चन। लोकपाल, लोकपाल एक पोस्ट बना दी गई भारत के अंदर, कब से? तो आप लोग बोलेंगे 2019 से। किसके प्रयासों से? तो एक व्यक्ति समाज सेवी अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के बारे में आप लोगों ने पता है, अन्ना हजारे। इस अन्ना हजारे के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। इन्होंने एक अनशन किया था, उसके बाद भारत के अंदर लोकपाल। ये लोकपाल क्या होता है? ये भाई भ्रष्टाचार को रोकता है। भ्रष्टाचार को रोकने का काम किसका है, या रोकना या खत्म करने का काम किसका है? लोकपाल का। इसके लिए समिति बनाई गई थी 1963 में, एल एम सिंघवी समिति 1963। इसी समिति की सिफारिश पर लोकपाल एक पोस्ट बनाई गई। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे इसी लोकपाल के बारे में, इसको बहुत सारी जगह पर एक शब्द के नाम से जाना जाता है, ओम्बुड्समैन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा, ओम्बुड्समैन। ये क्या कंफ्यूज करेगा भाई? जो ये ओम्बुड्समैन शब्द है ना, इसका संबंध, इस शब्द का संबंध किससे है? शब्द का संबंध क्रिकेट से। चाइना मैन, ओम्बुड्समैन, इनका संबंध क्रिकेट से है। लेकिन इसको लोकपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओम्बुड्समैन। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जाति को सुनिश्चित माना जाएगा यह तय करने का अधिकार किसका है? भाई कोई वे कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, जैसे भारत के अंदर कुछ पर्टिकुलर एक एरिया या रीजन ले लो आप लोग, जैसे हम लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं या हरियाणा के अंदर रहते हैं, तो क्या होता है, अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति रह रहे हैं, यहाँ पर सारी आबादी क्या है? जाहिल है, गवार है, या इनके पास खाने के संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ये सारे के सारे प्रोविजंस कौन करता है? किसके पास सारी पावर है? तो आप लोग बोलेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो भारत के किसी भी एरिया को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी या कुछ भी घोषित करने का पावर रखता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और भारत। लोकपाल की, वैसे तो लोकपाल शब्द बहुत पुराना है, हम इसे पढ़ते हैं 1712 में। 1712 एडी के अंदर स्वीडन का एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स 12th, लुई 12th, उसने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसका पहली बार प्रयोग किया गया 1809। 1809 में इंग्लैंड के अंदर भी इस पोस्ट को बना दिया गया, बाद में इसको भारत में ड्राइव किया गया, लेकिन शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी? स्वीडन से। ठीक है, स्वीडन को सारे जानते हैं भाई, इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, और यहाँ से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार भी हम लोग यहीं पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ की मुद्रा का नाम है स्वीडिश करोना। कैसा शब्द लगा करोना? सुना सुना? स्वीडन की
एक स्विस बैंक सुना होगा आप लोगों ने, वो भी स्वीडन के अंदर है। करोना यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। कितनी महिला सदस्य थी? कुछ महिलाओं के यदि मैं नाम बताऊं, हेमा, अम्मू, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, ये क्या थी भाई? ये संविधान सभा के अंदर सदस्य थी, लेकिन टोटल कितनी थी? तो आप लोग बोलेंगे टोटल सदस्यों की संख्या थी 15, यानी कि 15 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के अंदर 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा का बंटवारा भी याद रखेंगे भाई। जब संविधान सभा का बंटवारा हुआ, एक प्लान आया था, डिकी बर्ड प्लान। संविधान सभा का बंटवारा होने के बाद जो सीटें थी वो किस तरीके से डिराइव हुई थी भाई? तो आप लोग याद रखेंगे, सीटें दो भागों में गई थी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 90 सीटें गई थी और इंडिया के अंदर 299 सीटें रह गई थी। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 389 आएगा। ठीक है, तो ये है भाई आज की अपनी क्लास। कैसी लगी एक बार जल्दी से में इंप्रेशन भेज दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी अंगूठा भेजेंगे, जिससे मेरे को ये पता चले कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज इंडियन पॉलिटी को ख़त्म कर दिया है, कल से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि संविधान। संविधान के अंदर मैं आपको प्रस्तावना, अनुसूचियां, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सारी बातें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बताएंगे कि कैसी लगी आज की आपको क्लास। कौन कौन बच्चा अपने साथ खड़ा हुआ है ये भी हमें बता होना चाहिए। दीपक सचिन के तो कमेंट ही नहीं रुकते, बहुत अच्छे बच्चे। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग प्रथम इंप्रेशन भेजेंगे कैसी लगी क्लास आपको, फिर हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। बहुत अच्छी। मैथ्स क्लास है क्या आसिफ? नहीं भाई, मैथ्स क्लास नहीं सचिन, टॉप क्लास। थैंक यू देवेंद्र। ठीक है भाई, अब हम यहीं पर आपसे लेंगे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया गुरु सिद्धार्थ, अजय, मस्त जबरदस्त। ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।